शुरू कर लूँ? चलो, ओके। विश्व हिंदी सचिवालय के पाक्षिक कार्यक्रम क्षितिज में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, हर कार्यक्रम में हम किसी न किसी विशेषज्ञ को, किसी न किसी अतिथि को लाते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। हमारे श्रोताओं को उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इसी आधार पर आधारित आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विषय विशेषज्ञ भारत से प्रोफेसर संजय कुमार जी। आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद कल्पना जी। हम ये भी बताना चाहेंगे कि आपकी पीएचडी जो है वो आधुनिकता और रघुवीर सहाय का रचना कर्म है, जो आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से प्राप्त की है। आपका एमफिल जो है वो अज्ञेय जी की कविताओं में प्रकृति पर आधारित है। और अगर हम आपके कार्यों को गिनने लगें, आपके अनुभवों को गिनने लगें, तो ये तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी और हमारी बातचीत बीच में ही रुक जाएगी। हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि हिंदी, आप भी हिंदी से जुड़े हैं, हम भी हिंदी से जुड़े हैं और विशेष रूप से विश्व हिंदी सचिवालय में आप आए हैं, तो हमारा जो मुख्य चर्चा का विषय है वो भी हिंदी ही है। तो सर्वप्रथम तो हमें ये बताएं कि आधुनिक हिंदी साहित्य और पाश्चात्य काव्य साहित्य का जो शिक्षण है उस पर आपने कार्य किया है। थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं के लिए करें। मेरे सोचने, समझने और विचार करने का जो क्षेत्र मुख्य रूप से रहा है जी, वो अज्ञेय, रघुवीर सहाय, ये जो हिंदी के दो अत्यंत महत्वपूर्ण लेखक हैं आधुनिक काल के, और फिर आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता, इन तीनों विषयों पर मैं बरसों से जी, सोचता रहा हूँ जी। और मेरा जो लेखन भी है वह इन्हीं के इर्द गिर्द है। और जहाँ तक शिक्षण का सवाल है तो शिक्षक के रूप में मैं आधुनिक कविता पढ़ाता हूँ और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ाता हूँ। जी, आधुनिक कविता बहुत सुनने में आती है, ये नाम भी चर्चा ही में आता है आजकल। कुछ आधुनिक कविता पर ऐसा प्रकाश डालें कि जो हमारे आज के विद्यार्थी हैं उसके बारे में कुछ अधिक जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके। जाहिर है आधुनिक कविता तो वह है जिसमें कि आधुनिक भावबोध मिलता है। बिल्कुल। और कविता ने एक लंबी यात्रा की है। कविता तो मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ ही जुड़ा रहा है। और आधुनिक दौर में हम देखते हैं कि कविता पहले तो छंद से मुक्त छंद की ओर आती है, फिर वो एक तरह से कहें कि छंद का रास्ता छोड़ देती है जी, लेकिन लय जाहिर है बिल्कुल बिल्कुल। बिना लय के कविता नहीं हो सकती, तो लय उसमें रहती है। तो मुख्य रूप से इसने एक तरह से जो छंद चला गया है तो भाषा के स्तर पर इसने कविता लिखने के काम को आसान बना दिया है। लेकिन यहीं पर समस्या भी पैदा होती है, और समस्या ये पैदा होती है कि अगर इसे आसान समझकर आप सिर्फ लिखेंगे तो फिर कठिनाई पैदा होती है, क्योंकि भाषा ज़रूर आसान हो गई है लेकिन एक अच्छा कवि वही हो सकता है जो जिसकी कविता में अपने युग का संघर्ष, तनाव या जिसे युगबोध कहते हैं वह अभिव्यक्त हो। कुछ पंक्तियां मैं सुनाऊं आपको? बिल्कुल। मैंने भी चाहा था आसमां छूना, मैंने भी चाहा था आसमां छूना, आखिर बुलंदियों की चाहत किसे नहीं होती। मैंने भी चाहा था आसमां छूना, आखिर बुलंदियों की चाहत किसे नहीं होती। कोशिश भी की कि इंद्रधनुष के रंगों में समा जाऊं, स्वयं को वैसा ही सतरंगी बना पाऊं, और औरों की तरह उसने भी मुझे धोखा दिया, पर औरों की तरह उसने भी मुझे धोखा दिया, जिंदगी की कड़ी धूप में मेरा अस्तित्व ही मिटा दिया। बहुत अच्छा। अब आइए कविताओं पर चलते हैं। जब कविताएं शुरू हो गई हैं तो कविताओं पर चलते हैं। मैं देखती हूँ कि आपने अज्ञेय जी की प्रकृति काव्य प्रकृति पर काफ़ी कार्य किया है। हम इस पर आपसे कुछ डिटेल में जानना चाहेंगे।
अज्ञेय के प्रकृति काव्य पर जब मैंने काम किया तो ये 1990 के दशक का शुरुआती वर्ष थे ये जी। और उस समय और मोटे तौर पर अभी भी एक हद तक अज्ञेय को लेकर असल में पहले 1940 और 50 के दशक में जी। वैचारिक संघर्ष का माहौल था हिंदी में, और मेरी अपनी मान्यता है कि अज्ञेय का उस वैचारिक संघर्ष के कारण ठीक से मूल्यांकन नहीं हो पाया। मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी के बीच वैचारिक संघर्ष था जी। मार्क्सवादियों ने अज्ञेय के विरोध का रास्ता अपनाया और दूसरे अज्ञेय के जो प्रशंसक थे उन्होंने भी जो उन पर आलोचना लिखी है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जिस ज़मीन पर, जिस आधार पर वास्तव में अज्ञेय बड़े कवि कहलाने के अधिकारी हैं उस ज़मीन पर उन्हें नहीं खड़ा किया गया है। तो अब जैसे नई कविता के दौर में, और ख़ास करके मेरी जो यह पुस्तक है आलोचना की पुस्तक जी। तो मैंने उसमें यही बात मूल तौर पे रखी है कि अगर प्रकृति काव्य के दृष्टि से देखा जाए, मतलब नई कविता के दौर में दूसरे कवियों ने भी प्रकृति पर कविताएं लिखी हैं जी। नागार्जुन हैं, मार्क्सवादी कवि भी हैं, नागार्जुन हैं, त्रिलोचन हैं, दूसरे कवि भी हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, अन्य हैं। लेकिन निस्संदेह प्रकृति की बात अगर नई कविता में उभरे तो प्रकृति के सबसे बड़े कवि जी। नई कविता के दौर के निस्संदेह अज्ञेय हैं जी। और यही बात मैंने उस पुस्तक में एक तरह से कहने की कोशिश की है, सिद्ध करने की कोशिश की है कि वो प्रकृति के बड़े कवि हैं। छायावादी दौर के अगर बड़े कवि प्रकृति के पंत और निराला हैं जी। तो नई कविता के दौर के सबसे बड़े कवि अज्ञेय हैं। जी। जैसे कि अभी आपने बताया अज्ञेय जी का कुछ प्रकृति रचना पर लेकर के कुछ पंक्तियां आप सुना सकें। ऐसा उन्होंने क्या लिखा है? भले ही हो सकता है पंक्तियां आपको न याद हो, लेकिन कुछ पंक्तियां तो सुना ही सकता हूँ। जी। अभी आपके कहने पे जो तुरंत याद आ रहा है जी। और मॉरिशस आया हूँ तो दूर से ही समुद्र देख रहा हूँ। जी। तो अज्ञेय ने समुद्र पर, सागर पर, बहुत पहाड़ी प्रदेश पर और सागर पर बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं। बिल्कुल, स्वागत है। तो सागर पर ही एक कविता सुनाना चाहता हूँ। जी। कविता का शीर्षक है भीतर जागा दाता। कविता तो थोड़ी लंबी है, मैं 4-5 पंक्तियां सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतिया या सागर लहराया, तरंग की पंख युक्त वीणा पर पवन ने भर उमंग से गाया। फेन झालरदार मखमली चादरों पर मचलती किरण अप्सराएं भारहीन पैरों से थिरकी। जागा मन में दाता, मैंने कहा लो यह सागर तुम्हें दिया। बहुत खूब। अज्ञेय के यहाँ सागर, समुद्र को जब वो देखते हैं जी। तो उसकी विराटता के सामने, उसकी विराटता के बोध के साथ ही जैसे अज्ञेय के मन में दाता का भाव, बड़प्पन का भाव बिल्कुल जागता है, कुछ देने की इच्छा जागती है। तो इसी को एक तरह से इस कविता में, मतलब सागर के सौंदर्य के साथ साथ उसकी बात ऐसी पंक्तियों पे आप हमेशा नतमस्तक हो जाते हैं। बिल्कुल। आप लिखते हैं कुछ? मैं कविता तो नहीं लिखता जी। अब जवानी के दिनों में कुछ लिखी थी जी। मैं मुख्य रूप से आलोचना लिखता हूँ, आलोचक हूँ। जी। आपकी दृष्टि में, आपने अज्ञेय को पढ़ा है और भी बहुत से कवियों को पढ़ा होगा। जी। तो उस समय की कविता में और आज की कविता में क्या अंतर पाते हैं आप? एक अंतर तो यही है कि ऐसा लगता है कि कविता और साहित्य के दृष्टि से एक तो युग और युग में फर्क होता है। कविता की जो ऊंचाई उस दौर में दिखाई पड़ती है, जी। कविता को लेकर जो गहनता, जो गंभीरता, तीखे वैचारिक संघर्ष, बहस, ये चीज़ें जो अज्ञेय के दौर में दिखाई पड़ती हैं वो आज के दौर में नहीं दिखाई पड़ता। उसकी तुलना में लगता है कि जैसे हमारा जो दौर है वो संभवतः
कमतर है इन मामलों में जी कि वैसी वैचारिक बहसें नहीं दिखाई पड़ती और वैसा समर्पण और एकनिष्ठ भाव कविता के प्रति और साहित्य के प्रति जी वह भी अपेक्षाकृत कम दिखाई पड़ता है। ये नहीं है कि बहुत नकारात्मक माहौल है, अभी भी अच्छे कवि हैं, लिख रहे हैं जी लेकिन जो ऊंचाई अज्ञे और मुक्तिबोध की दिखाई पड़ती है उस ऊंचाई के सामने हमारा दौर थोड़ा कमतर दिखाई देता पड़ता है। तो समाज, आप क्या समझते हैं? जैसे पहले हम कवियों को सुनते थे, उनकी कविताओं में कुछ ना कुछ संदेश हुआ करते थे, तो आप समझते हैं कि आज भी कवियों का ये उत्तरदायित्व होना चाहिए, या कहाँ तक वो उस उत्तरदायित्व का पालन करते हैं कि जो अपनी कविताओं में कुछ ना कुछ संदेश दें या कहीं ना कहीं लोगों को जागृत करें? देखिए, यह बात तो आचार्य शुक्ल के समय से ही हिंदी साहित्य में आ गई जी और शुक्ल जी ने मजबूती से रखी और मेरे ख्याल से अभी भी वो बात हिंदी में मजबूती से जमी हुई है कि कविता या साहित्य सिर्फ आनंद की वस्तु नहीं है। आनंद तो सिर्फ उसका एक रास्ता है, मार्ग है जी लक्ष्य कुछ और है जी और लक्ष्य जाहिर है समाज से संबंधित है। समाज के हित में आप लिखना चाहेंगे कविता तो आनंद उसका एक पक्ष है, वह तो होगा ही, लेकिन जाहिर है कवि का कुछ की सामाजिक भूमिका बनती है, कवि का सामाजिक दायित्व बनता है, तो उसके प्रति भी निश्चित रूप से एक कवि को सजग होना चाहिए जी। लेकिन कवि उपदेशक भी नहीं है। बिल्कुल। उपदेश उसकी कविता में थोपा हुआ नहीं आना चाहिए, बल्कि मैं यह कहना चाहूँगा कि कवि जो जीवन को देखता है और जब जीवन को अभिव्यक्त करता है तो जीवन को देखने की उसकी दृष्टि में ही उसका जीवन मूल्य और एक तरह का नैतिक बोध निहित होता है। मॉरिशन कवियों को आप कैसे लेखन के लिए प्रोत्साहित करेंगे? शायद इस ऊंचाई से बोलना मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उन्हें प्रोत्साहित करूं। उनको क्या चलिए उनको क्या संदेश देंगे? संदेश के रूप में मैं यही कह सकता हूं, मतलब एक साथी के रूप में राय दे सकता हूं जी कि हम जीवन के प्रति जितनी ईमानदारी बरतेंगे, जितनी गंभीरता बरतेंगे जी, अगर आप स्वयं ईमानदार नहीं हैं तो आप यकीन जानिए कि आपकी कविता में भी ईमानदारी नहीं आएगी। बिल्कुल। ये तो जीवन को जरा देखें, समझें, ईमानदारी से जीवन जिएं और समाज के हित में और दबे कुचले लोगों के पक्ष में अपनी भूमिका रखें, अपना दायित्व देखें और अगर इस रूप में जीवन को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके साहित्य में भी ईमानदारी और गहराई दोनों आएगी। बिल्कुल। जब तक कोई उद्देश्य न हो कार्य सफल नहीं होता। हमारा आज का उद्देश्य जो था आपके साथ चर्चा का वो सफल हुआ और आपकी कविताओं के बारे में जो चर्चा हुई उससे हमारे श्रोताओं को काफ़ी कुछ ज्ञान मिला होगा और आशा है कि आपके साथ फिर कभी मिलने का, जुड़ने का मौका मिलेगा, फिर इससे भी लंबी चर्चा करने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं और श्रोताओं को भी धन्यवाद देते हैं कि वो हमसे जुड़े और आपके कार्यक्रम को ध्यान से सुना। नमस्कार। धन्यवाद कल्पना जी।